मैंने इतना प्लान किया कि मेरा गला भी बैठ गया है सर। इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं मैम। मेरा दिन भर प्लान चल रहा है, कम से कम 5-6 प्लान चला है और मैं बस अभी फ्री हुई हूँ कुछ देर पहले और मुझे इंतजार भी था इस पल का। तो वीडियो ऑफ है आपका मैम? अभी के लिए वैसे यस नेटवर्क इशू ना हो जाए इसलिए मैं कैमरा को ऑफ की हुई थी और मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ अभी? श्योर मैम। यस बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सभी। सर परमिशन दीजिएगा स्क्रीन शेयर करने का। मेरा खुशबू कुमारी होस्ट बना दीजिएगा, एक और खुशबू कुमारी। डन। सर एक बार कंफर्म कीजिएगा ना कि दिख रहा है? यस मैम, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। बाकी लीडर वीडियो ऑन करिए, नोटबुक पेन लेके बसिए। क्या बात है, सबका वीडियो ऑन है। ग्रेट। सबका तो नहीं ऑन है, बाकी भी कर ही लीजिए। ध्यान से सुनिएगा सभी। स्लाइड सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, आपकी स्क्रीन क्लियर है। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल सीनियर लीडर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे आप जर्नी सुनाने का मौका दिए और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ जो आप मुझे जर्नी सुनाने का मौका दिए हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैं ऐसे बिहार से हूँ और छत्तीसगढ़ में रहती हूँ एज ए स्टार डायरेक्टर। खुद देख रहे हैं जैसा कि आप। और जब यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि जो मेरा जन्म हुआ, मैं वेस्टी से पहले आपको शुरुआत से जर्नी बताऊंगी कि कैसे मैं यहाँ तक पहुंची, जीरो से आज यहाँ तक कैसे पहुंची, मैं उसके बारे में बताऊंगी। कि मेरा जन्म एक संयुक्त परिवार में मिडिल क्लास फैमिली से हुआ। कोई मैं अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती। हमारा संयुक्त फैमिली था। हमारे पापा जो है 3 भाई थे, 3 बहन थी और पूरा परिवार एक साथ रहते थे। हमारी जब जन्म हुई थी उस समय हमारे पापा जो है एक बताऊं कि मेरी जन्म के समय मेरी जो जन्म है 1990 में हुई थी। उस समय मेरे पापा ग्रेजुएशन फाइनल करके टीचर ट्रेनिंग कर चुके थे लेकिन जॉब नहीं लगी थी। उनकी जॉब नहीं लगी थी क्योंकि उस समय आप सबको पता होगा जो भी बिहारी होंगे, लालू यादव का जो है समय था जिसके कारण घूसखोरी का जमाना था। जो घूस देते थे उसको नौकरी लगती थी, है ना। तो उस समय जो है मेरे पापा को मतलब छोटे मोटे मतलब कहते हैं ना कि अब मतलब बच्चे आते हैं, शादी होती है तो जरूरत बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे पापा एक छोटे से मैकेनिक थे, मतलब जैसे एक शॉप पे वर्क करना शुरू किए कि चलो अब बच्चा आया तो कुछ करना शुरू करते हैं। तो एक 500 या 700 उनको मिलता था उस शॉप उस दुकान पे। वहां टीवी बनाया करते थे जैसा मैं देखती थी। जब धीरे धीरे हमारी जो है आप देख रहे हैं संयुक्त परिवार में कितना मुश्किल होता है इंसान को आगे बढ़ना, उसी तरह हमारे पापा जो कमाते थे वो सारा परिवार पे चला जाता था। और धीरे धीरे हमारा जो है एजुकेशन शुरू हुआ। जब एजुकेशन शुरू हुआ हमारा तो हमारी जो नर्सरी से लेके 4th क्लास तक जो पढ़ाई हुआ एक प्राइवेट स्कूल में हुआ। और वहां पे जब मैं 4th क्लास में गई थी उस समय जो है हम लोग हमारे पापा और पूरे परिवार जो है किराए के मकान में रहते थे। जो वहां से फिर क्या हुआ कि अचानक से कुछ प्रॉब्लम की वजह से अचानक से जल्दी जल्दी में उनको घर बनाना पड़ा सभी को। और एक गांव में हम लोग एक छोटी सी गांव में चले गए, है ना। और वहां पे जाने के बाद 1 साल मेरा गैपिंग हुआ पढ़ाई का। मैंने 1 साल तक पढ़ाई नहीं किया, मतलब पूरे ऐसे ही मैं खाली थी। तो 2003 में
2003 में मेरी एडमिशन जो हुई चैपमैन बालिका हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल था, उसमें जो है मेरी एडमिशन हुई। और एडमिशन होने के बाद जब एडमिशन हुआ तो जहाँ जिस जगह पे मेरा घर था वहां से जो मैं स्कूल, मेरी स्कूल का जो मतलब जो मैं बोलूं कि दूरी था वो 1 घंटा की थी पैदल, और साइकिल से आधा घंटा। तो मैं आपको बताऊं, जब शुरुआत की और 2003 में मेरी उम्र लगभग 12 से 13 साल होगी और मैं 6 क्लास में थी जब मैं स्कूल में पढ़ना शुरू की। 6, 7 और 8, मैं बताऊं आपको फ्रेंड्स, मैं पैदल 1 घंटा का जो सफर था मेरा स्कूल से लेके घर तक की 1 घंटा का दूरी था। और मैं उस समय मेरे पापा का जो है ऐसा सिचुएशन था कि बस जरूरत पूरे कर पा रहे थे, छोटी मोटी खर्च जो है घर का उठा पा रहे थे, जो भी कमाते थे। पहले के लोग जानते हैं ना कि जो कमाते हैं अपने पेरेंट्स के हाथ में देते हैं, तो वही हमारे जो है पापा किया करते थे। जो भी मतलब कमाते थे वो अपने पेरेंट्स के हाथ में मतलब देते थे। तो अब क्या है, कोई दिवाली हुई, कोई फेस्टिवल हुई, उस समय क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कपड़ा खरीदना हुआ या कुछ भी हुआ, ऐसा मतलब बहुत सारी बातें होती है जो बच्चे को लोग मतलब पेरेंट्स है जो, जैसे बच्चे हुए तो बहुत सारी शौक पूरा करनी होती है। और हम 4 भाई बहन थे, जैसा कि आप यहाँ पे इस स्लाइड में देखेंगे कि हम, मेरी स्लाइड दिख रही है? यस मैम। हाँ, मैं 4 भाई बहन थी। और जहाँ पे देख रहे हैं 4 भाई बहन होते हैं, इतना बड़ा परिवार, तो परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है ये आप लोग सभी जानते होंगे कि एक कमाने वाले और खर्च मतलब एक कमाने वाले और खर्च इतना सारा, तो क्या होता होगा उस समय। तो 4 भाई बहन में तो उस समय जो है हम जब मैं 6 क्लास में थी उस समय ऐसा हुआ था कि ऐसा कंडीशन था कि साइकिल खरीदने तक का मतलब उस समय पैसा नहीं था। और जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं देखती थी पापा का कंडीशन। बचपन में ही कहते हैं ना बड़ा हो जाना, ये मेरे साथ हुआ था। तो मैं पैदल जाया करती थी उस समय स्कूल को। और जाते जाते वो जो दूरी थी 1 घंटा की, मैं थक जाती थी, बहुत परेशान होती थी। इतना कड़ा धूप, इतने मतलब धूप बरसात सभी में मैं जब जाती थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ऑटो कर पाऊं या कुछ कर पाऊं। मतलब 5 रुपया मुश्किल से मेरे पापा मुझे देते थे, तो मैं उसको बचा के रखती थी कि जो जाने में 1 घंटा और स्कूल जो है 5-6 घंटा चलता था और 4 बजे छुट्टी होती थी जब, तो आते आते भूख लगता था कि ये 5 रुपया बचा के रखूं ताकि मैं कुछ खा पाऊं, है ना। तो इस तरह मैं मतलब ऑटो भी नहीं कर पाती थी। और डेली मेरे अंदर एक मतलब बचपन से एक जुनून था, मैं 1 घंटा का दूरी सफर करके जाती थी और बहुत थक जाती थी, लेकिन पापा को मैं कभी नहीं बताती थी कि पापा को मैं कभी नहीं बताती थी कि मुझे एक साइकिल चाहिए। सॉरी। सॉरी लीडर्स। सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनली हो गई। फिर वो पैदल सफर मेरा 3 साल धीरे 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 मेरा 6, 7 और 8 मैंने किया। सॉरी सर। धीरे धीरे मैं इसी तरह आगे बढ़ी। 6, 7, 8 हुआ मेरा,
जब मैं 8 में थी उस समय मैंने सॉरी सर, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम। फिर उस समय मैंने अपने पापा को जिद किया कि एक साइकिल चाहिए मुझे। तो उस समय मेरे पापा का ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो साइकिल भी खरीद पाते, मतलब 1000-1500 का साइकिल खरीद पाते, क्योंकि आप समझ रहे हैं एक कमाने वाले और इतना परिवार, तो आप समझ रहे हो उस स्थिति को कैसा होगा उस सिचुएशन। फिर मेरे मामा जी एक मुझे साइकिल गिफ्ट की है, जो कि वो साइकिल जेंट्स था। जेंट्स साइकिल आप समझ सकते हैं उसको चलाना कितना मुश्किल होता है एक लड़की को, आप समझ रहे हैं। फिर भी मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया और जेन साइकिल मैंने उस जेन साइकिल को लिया और मैंने उससे जाना शुरू किया। बहुत ज्यादा गिरे उठे, बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग सिचुएशन आया, फिर भी मैंने हार नहीं माना, क्योंकि मेरे पापा का ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मैं उनको बोल पाती। इसी तरह मेरी जो है जर्नी शुरुआत हुई। धीरे 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 मैं जो है जब 8 में मैं गई तो साइकिल जब मिला मुझे, तो 8, 9th और 10th जो है मैंने जेन साइकिल पे सफर किया, मतलब उसी से आना जाना, बहुत बार गिरी पड़ी, मतलब बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आया कि उस समय कभी एक्सीडेंट होना, समझ रहे हैं ना, कि एक छोटी सी बच्ची 2006 में मात्र मैं 12-13 साल की थी, और उस समय जो है बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आया कि गिर भी जाते थे फिर भी घर पे नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पापा की स्थिति मैं देख रही थी, तो मैं बोल नहीं पाती थी। फिर जब मैंने 10th किया उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा एक कुछ मतलब एक साइकिल सब बच्चे को दिया जा रहा था, उसमें मुझे भी मिला जब मैं फर्स्ट की थी। तो उसमें साइकिल योजना जो आप लोग जानते होंगे, उसमें मुझे साइकिल मिला, तो उस साइकिल से फिर मैंने जाना शुरू किया। इसी तरह जो है हमारा 10th हुआ, 10th का मैंने दिया, उसमें मैं फर्स्ट, मतलब मेरा हमेशा पढ़ाई से बहुत अच्छा रहा, पढ़ाई में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा, मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड यही करती थी बचपन से। और जब मैं बताऊं एजुकेशन में जब 10th में गई उस समय मेरा जो है फर्स्ट आया था, उस समय मैंने पापा को जिद किया कि पापा मुझे जो है मतलब 10th जब कर ली 11th में गई तो मेरी पढ़ाई शुरू मैं साइंस से जो है आईएससी मैथ से मैं की, और उस समय जो है 3 क्लास मुझे जाना पड़ता था प्लस कॉलेज भी जाना पड़ता था। और आईएससी में जो है उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए अलग अलग ट्यूशन जाना पड़ता था। तो मैंने थोड़ा सा देखा अपने पापा को कि उस समय जो है मैंने देखा अपने पापा को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो है मेरी जो एजुकेशन 12th और जब हो गई तो मैंने जिद किया अपने पापा को कि मुझे एक स्कूटी चाहिए। तो पापा बताए कि चलो आप ना 12th, मतलब 12th में जब आप फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो मैं स्कूटी खरीद दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा सिचुएशन है कि पापा मतलब पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी तरह चलते रहा, मेरा ग्रेजुएशन एमडीडीएम कॉलेज से हुआ और मैं अपना ग्रेजुएशन जब की, और उस समय मैं 10वीं, जब 10वीं में थी तो बच्चे को भी पढ़ाया करती थी, छोटे छोटे बच्चे को जो है टीचिंग किया करती थी। सर स्लाइड क्यों नहीं नेक्स्ट हो रहा है? हाँ,
मैं छोटे छोटे बच्चे जब मैं 10th में थी उस समय छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू की। क्यों? क्योंकि मैं अपने पापा का सपोर्ट करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ऐसा क्या करूं जो अपने पापा को सपोर्ट करूं। उस समय मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती थी घर में और अपना पढ़ाई भी करती थी और अपना छोटा मोटा जो होता है खर्च निकाल लेती थी। मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पापा का सपोर्ट करूं। लेकिन आपको पता ही होगा कि गांव में लड़कियों को ज्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। मैं ग्रेजुएशन की उसके बाद मुझे बीएड करने का शौक था, है ना। बीएड करने का शौक था। मैं सोची बीएड करूंगी क्योंकि मेरे घर में सभी टीचर थे तो मुझे भी टीचर फील्ड में ही जाना था। इसलिए मैं चाहती थी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड करूं। ऐसा ही मैं बच्चे को पढ़ाने लगी, छोटा मोटा जो है खर्च निकालना शुरू की। और उसी समय जो है घर पे ट्यूशन करते करते छोटा मोटा जो खर्च निकलता था सोचती थी अपने पापा को दूं, मदद करूं पापा को। लेकिन उतना आप तो जानते हैं उस समय 10th में जब मैं थी तो उस समय मात्र जो है उस समय 2008 चल रहा था। आप समझ सकते हैं मेरी उम्र क्या थी। और एक बच्चे पे 100 रुपया देते थे तो 100-200 ऐसा ही निकल जाता था। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गई उस समय मुझे मतलब घर में भी टीचर मतलब घर में भी पढ़ाती थी बच्चे को। और एक जो है टीचिंग स्टार्ट की मैं, न्यू लाइफ लाइन ट्रस्ट। उसमें मुझे मौका मिला बच्चे को पढ़ाने का। वो ट्रस्ट था जिसमें बच्चे को जो है 50 बच्चे को एक बार में पढ़ाने का मौका मतलब मिला मुझे। 2 बैच चलता था 50-50 बच्चे का। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहां से 2000-3000 आने लगे। बहुत अच्छा लगने लगा कि चलो मैं अपना खर्च खुद उठा पा रही हूँ। और ऐसा ही करते करते जो आप देख रहे हैं 2012 में मैं सेकेंड ईयर में थी। मेरा जो है मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से थी और मेरा सेकेंड ईयर उस समय चल रहा था जब मैं टीचिंग स्टार्ट की थी न्यू लाइफ लाइन ट्रस्ट। क्योंकि मैं घर की परिस्थिति देख के 4 भाई बहन और खर्च जो एक पापा मेरे चला रहे हैं तो क्या करूं। ऐसा भूख था मुझे कि कुछ करूं और इनकी मदद करूं। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। बट मेरे पिताजी का एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे जिनके सैलरी से मुश्किल से घर चल पाता था। मैं आपको बताऊं मुश्किल से घर चल पाता था। आप देख रहे हैं जैसे कि आपने देखा कि मैं 4 भाई बहन थी और दादी माँ दादाजी मेरे सब साथ में रहते थे। और आधा से ज्यादा मेरे पापा की सैलरी जो है मैं आपको सच बताऊं तो उनके जो है बीमारी पे चली जाती थी, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जब सेकेंड ईयर में थी उस समय मेरे पापा को हाई स्कूल में 6000 इनकम थी, बस 6000। लेकिन 2012 में मेरे पापा की जो है नियोजित शिक्षक बने जिसमें 30,000 इनकम हुई 2012 में। और मैं आपको बताऊं थर्ड ईयर में जब मैं गई 2013 में उस समय मेरी शादी हो गई, है ना। मेरी शादी हुई, मेरा ग्रेजुएशन भी फाइनल नहीं हुआ था, मेरी शादी हुई 2013 में। और मुझे लगा कि मेरा सपना अब चकनाचूर हो गया, मेरी शादी हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जितना मैं सोचती थी बीएड करके कुछ करके आगे बहुत बड़ा करूं। बट आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि शादी होने के बाद क्या होता है, सारे सपने लगता है कि अब चकनाचूर हो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला है ना। अब आगे क्या कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। और शादी के बाद मैं जो है ग्रेजुएशन 1 मंथ बाद मेरी शादी के 1-2 मंथ बाद मेरी जो है एग्जाम थी और मैंने फाइनली कंप्लीट किया ग्रेजुएशन। और मैं आपको बताऊं जब मैं 10th में थी तो गांव का सोच क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे। जब बच्चे 18 साल के होते हैं ना, 17-18 साल के, तो क्या सोचते हैं पता है, अब इसकी शादी करा दी जाए, है ना। मेरे घर में जितने भी थे लड़कियां मेरे से पहले सबकी 10th करके शादी हो चुकी थी और मेरी मम्मी भी 10th करके शादी हो चुकी थी। तो मेरे कहते ना जब बेटी बड़ी होती है ना तो अपनों से ज्यादा दूसरों को ध्यान होने लगता है, दूसरों को फिक्र होने लगता है कि अब बेटी बड़ी हो गई है शादी कर दो, है ना। तो 10th में जब आई थी उस समय सभी लोग बोलना शुरू किए, दोस्त रिश्तेदार जितने भी थे कि अब शादी कर दो। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी और मेरे भी पापा मुझे सपोर्ट किए। मैं आगे भी पढ़ी, ग्रेजुएशन तक आई। मुझे तो लगता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि 10th करके सभी का शादी हो गया तो मेरी भी हो जाएगी। लेकिन मैंने कैसे भी अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जब शादी हो गई तो अब सोचे जो मेरा सपना अब खत्म। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि उसी बीच में जो है मेरी मैरिज जब हुई, सब सब पूरा अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, लाइफ अच्छा खासा चल रहा था। मतलब मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मुझे मिले। मेरे पति जो थे वो बैंक ऑफिसर में, तो छोटी सी एक छत्तीसगढ़ में एक छोटे से जगह है, गांव है, वहां पे उनकी पोस्टिंग हुई थी, है ना। पोस्टिंग हुई तो जो भी सपने दब गए थे, फिर से मुझे लगा कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से अब मुझे कोई कमी नहीं थी। हस्बैंड इतने अच्छे मिले थे कि सब कुछ पूरा हो रहा था, बिन मांगे सब कुछ आता था। जो लाइफ मेरी थी पूरा ऑटोमेटिक चेंज हो गया शादी के बाद। मुझे बिना मांगे सब कुछ मिलता था। एक स्कूटी का सपना था, जो मैं पापा को बोली थी कि पापा मुझे स्कूटी चाहिए। पापा ने बोला 12th कर लो फिर कर देंगे। लेकिन मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन 12th में भी फर्स्ट डिवीजन आया। मैं उसके चक्कर में मैं बहुत मेहनत करना शुरू की पढ़ाई में कि 12th कर लेंगे तो स्कूटी मिलेगा। लेकिन चलो वो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि मेरे देखिए हर गार्जियन, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे को सपना पूरा करे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता इंसान, है ना। तो मेरे अब जब जब बच्चे पेरेंट्स से मांगते हैं कुछ, और जब आप पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे से ज्यादा तकलीफ किसको होता है? पेरेंट्स को। लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, है ना। हम लोग उस चीज को बिल्कुल समझ नहीं पाते कि आखिर हम लोग सोचते हैं जो मांगे नहीं दिए। लेकिन जब खुद की शादी होती है, जब ऐसा सिचुएशन आता है, तब पता चलता है कि अच्छा ऐसा था। माँ बाप चाहते हैं करना, लेकिन स्थिति परिस्थिति वैसी नहीं होती है कि कुछ कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह जो है सब कुछ खुशनुमा चल रहा था, सब कुछ अच्छी चल रही थी मेरी लाइफ, बिल्कुल अच्छी चलने लगी। 2 बच्चे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 3 साल, ये 4 साल की बेटी है और मेरा 7 साल का बेटा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो फिर से भगवान ऐसी स्थिति देते हैं ना कि फिर से मतलब ऐसी स्थिति ला दिए कि आप देखेंगे कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, बहुत खुश थी मैं। लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड को उस समय हाइपर थायराइड हो गया, और हाई बीपी, इतना हाई बीपी था कि डॉक्टर बोल दिया कि हो सकता है इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। और आप समझ सकते हैं जब छोटे छोटे बच्चे हों और पति के बारे में ऐसा बोला जाए तो उस समय क्या सिचुएशन होती है, पत्नी पे क्या गुजरता है। मैं उस समय छुप छुप के रोती थी कि हे भगवान, मतलब सही में जब भगवान को कुछ बड़ा देना होता है ना, तो इतना बुरा कर देते हैं कि इंसान उस समय पूरा टूट जाता है। लेकिन वाकई में अब मुझे विश्वास हो गया है कि जब कुछ बुरा होता है तो अच्छे होने के लिए बुरा होता है शायद, है ना। तो इसी तरह आप देख रहे हैं हाइपर थायराइड हो गया। उस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे ठीक करूं। डॉक्टर जब मेरे सामने, सोचिए पत्नी के सामने जब बोलता है डॉक्टर कि आपके हस्बैंड को हो सकता है हार्ट अटैक भी आ सकता है, अब इतनी कम एज में। सिचुएशन उस समय का फील मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर से मैं पता नहीं इमोशनली हो जाऊंगी। और उस समय ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा पहाड़ आया मेरे लाइफ में कि मैं फिर से टूट गई पूरा अंदर से कि अब क्या होगा, अब कैसे, अगर कुछ हो गया तो अब मेरा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उसी बीच में मैं आपको बताऊं कि मैं, हमारे हस्बैंड जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया नोनी का, नोनी का सर्च करना शुरू किया। और उसी समय राजेश ठाकुर सर अपना पोस्ट लगाए हुए थे फेसबुक पे, ये सब देख रहे हैं 100% शुद्ध लाइट, ये जो राइस ब्रांड का है, फ्लैक्स नोनी, ये सब का लगाए हुए थे। और हम लोग सर्च कर रहे थे नोनी का 1 मंथ पहले से। लेकिन जब मैंने देखा और हमारे हस्बैंड देखे फेसबुक पे कि राजेश ठाकुर सर ने नोनी का ये मतलब पोस्ट लगाए हुए हैं, और ये जज्बा एक जीत का, ये सब मैंने जब देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा, तो फोन किया राजेश सर को। राजेश सर से पूछे कि नोनी कहाँ मिलेगी। तो राजेश सर ने नोनी के बारे में डीपली नॉलेज देते हुए उन्होंने वेस्टीज के बारे में बताया। और मैं, मेरा जो सफर है वेस्टीज में, यहाँ से शुरू हुई। मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में वेस्टीज का आगमन हुआ। यहाँ से मेरी जो है, मेरा परिवार का एक हिस्सा बन गया वेस्टीज। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने नोनी का तलाश किया तो सोचिए नोनी मिल गया, पोस्ट दिख गया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है मिलाने में। तो मैंने नोनी का तलाश किया, और नोनी का तलाश करते करते पोस्ट भी देखा, तो मैंने पूछा कि ये कहाँ मिलेगी। सर ने पूरा डीपली नॉलेज दिया उस समय, और वाकई में
समय से मेरी वेस्टीज में शुरुआत हुई। और आफ्टर 3 मंथ बाद, मैं बताऊं आपको, आफ्टर 3 मंथ बाद जब राजेश सर ने पूरे सप्लीमेंट के बारे में बताया और हाइपरथायराइड में क्या क्या यूज होगा जब उन्होंने बताया, तो आफ्टर 3 मंथ बाद लीडर्स ऐसा रिजल्ट आया कि मैं क्या बताऊं। जो डॉक्टर बोला 5 साल से पहले ठीक नहीं होने वाले हैं, अगर दवा का डोज कम हुआ, अगर दवा एब्सेंट किए तो डबल डोज देना पड़ेगा इनको हमेशा। तो हम लोग सोचे छत्तीसगढ़ में हो सकता है डॉक्टर अच्छा ना हो, तो बिहार गए थे हम लोग कि चलो बिहार में अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, कहीं हो सकता है कि ये ऐसा ही बोल रहा होगा। लेकिन वहां भी वही रिजल्ट आया कि वाकई में इनको हाइपरथायराइड था और डॉक्टर ने बोला ये ठीक दवा है। लेकिन दवा के साथ साथ मैंने सप्लीमेंट का सेवन कराया। शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ, बट स्थिति ऐसी हो गई थी कि विश्वास करना पड़ा। कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है ना फ्रेंड्स कि आपको अगर जहर भी लोग बोलता है कि खा लो, तो उस समय आपको जहर जहर नहीं दिखता। लेकिन मेरे लाइफ में तो देखिए इतना चमत्कारी चीज आ गया। और नोनी गैनोडर्मा स्पाइरुलिना फ्लेक्स वाला आंवला को देकर मैंने अपने हस्बैंड को 3 मंथ में ठीक किया, 3 मंथ में। अब यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, बहुत अच्छा लगा। जब मेरे हस्बैंड ठीक हो सकते हैं तो कोई भी ठीक हो सकता है। फिर अपने फैमिली में शेयर करना शुरू किया और उस समय मुझे बुक लेके मैं थोड़ा मोड़ा प्लान दिखाना शुरू की थी। जब मेरे हस्बैंड ठीक हुए 6 मंथ में प्रोडक्ट यूजर बनी रही और थोड़ा थोड़ा बुक से ऐसा ही प्लान दिखाने का कोशिश करती थी। मैंने प्लान लगातार संडे के संडे मैं प्लान दिखाना शुरू की, लेकिन वो अनसक्सेसफुली हो गया। मतलब कहते हैं कि कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। मतलब कुछ लोग ने सुना, बहुत लोगों ने प्रोडक्ट लिया भी और 1-2 बार लेके उन्होंने मतलब फिर फोन उठाना बंद कर दिया। और मेरा मतलब ब्लैक लिस्ट में ऐसा बहुत सारा चैलेंज आप लोग के भी साथ आता होगा। मेरे साथ भी ये चैलेंज आया कि जिसको मैंने प्लान दिखाया वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, फोन ही नहीं उठाता था। मैंने इतने अच्छे से सोचा कि प्लान दिखाई, इतने अच्छे से सब कुछ समझाई, लेकिन लोग मना क्यों किए। फिर हर संडे को मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, लेकिन वो भी सक्सेसफुली हो गया। मतलब कहने का सक्सेसफुली होके मतलब 1-2 महीना लोग मेरे कहने पे सामान तो लिए, बट फिर वो शांत हो गए। लेकिन फिर भी मैं रुकी नहीं। आगे मेरी जो इसी तरह करते करते बस सीखते सीखते 167 इनकम आया था। बहुत अच्छा लगा था कि 167 इनकम आया है। जब मेरे हस्बैंड बताए कि देखो प्रोडक्ट यूज करके इनकम भी आया है। पहली बार जब मेरे घर में प्रोडक्ट आया था तो मेरे हस्बैंड ही सबसे पहले ऑर्डर किए थे। तो मैं बहुत ज्यादा चिल्लाई थी, अरे नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत नफरत था। बहुत चिल्लाई थी मैं कि ये सब क्यों लाए, इतना महंगा क्यों लाए। आप लोग को भी लगता होगा डियर लीडर्स, जो भी आप नए हैं, सब लोग पहले एमआरपी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, मतलब इतना महंगा मैं क्यों खाऊं। लेकिन हम उसके पीछे का राज नहीं जानते हैं कि अगर महंगा है तो क्यों है। लेकिन जब मैंने जाना कि ये तो एमआरपी पे नहीं मिलता है, ये डीपी प्राइस में मिलता है, तब मुझे अच्छा लगा कि चलो कम में भी मिला और पैसा भी आया। तो अब मैंने देखा कि 167 आया। तो फिर मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि यहाँ कंसिस्टेंसी होती है। उस समय कंसिस्टेंसी जो है 6 मंथ के बाद 7वां मंथ फ्री सामान मिलता था 2500 का। और मैं हमेशा कंसिस्टेंसी में बनी रही, हमेशा। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे बहुत चैलेंज आया। जब मैं शुरुआत की थी तो उस समय मेरा जो है ना कोसों दूर, मतलब 300-400 किलोमीटर से सामान आता था। मतलब 1 महीना सामान को आने में लगता था। आज मैं ऑर्डर करती थी तो मतलब 2 तारीख को करती थी तो अगले 2 तारीख को आता था। अब सोच के देखिए मैं कंसिस्टेंसी करूं तो कैसे करूं। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स है जो एक्सक्यूज देते हैं कि अरे मैं क्या करूं, अभी तो मैंने खरीदारी किया है। बट मैं कभी एक्सक्यूज नहीं दी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरा मुझे वेस्टीज का पावर समझ में आया था। उसी बीच में आप देखिए कि हमारे घर पे उसी बीच में मेरा जैसे जुड़ता हुआ बिजनेस है, सब जानते हैं आप लोग। जुड़ते जुड़ते मैं डायरेक्टर बन गई थी। उस समय 5500 पे नहीं, 10,001 पे डायरेक्टर होता था। 10,001 करने पे डायरेक्टर बनते थे। और देखिए उस समय मैं जुड़ते जुड़ते 6-7 मंथ में डायरेक्टर बनी। प्लान छोटा मोटा ऐसा ही जो जैसे मुझे आता था बुक से कैसे भी करके दिखाने का कोशिश करती थी, लेकिन डायरेक्टर बन गई थी मैं। और उस समय हमारे घर पे राजेश सर और नितेश सर आए थे।
2 दिन के लिए आए थे सर हमारे घर पे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए समय था, और उन्होंने मुझे मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया। मैं सोची कि ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। आज तक तो मैं यही प्रोडक्ट यूज करती थी कहीं ना कहीं से, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया, और इतना मान सम्मान, ये कैसे हो सकता है। तब थोड़ा मोड़ा मैं इस प्लान को समझी, और उस समय नितेश सर जब घर पे आए थे तो बोले, आप जितने भी आपके पहचान के हैं आप उनको बुलाइए, जितने भी आपके पहचान के हैं आप उनको बुलाइए, मैं प्लान दिखाऊंगा। उस 2 दिन में मैंने जितना को हो सका 5-6 लोगों को बुलाया, और नितेश सर प्लान दिखाते थे, लेकिन मैं हमेशा किचन में ही मेरा समय बीतता था, और छोटी बेटी थी उसको संभालने में मैं बैठ नहीं पाई। वो 2 दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सर चले गए कि मैं कुछ सीख भी नहीं पाई। लेकिन हाँ, मेरा कान हमेशा किचन में तो रहती थी, बट मेरा कान हमेशा इन लोगों के पास रहता था कि कैसे ये लोग प्लान दिखा रहे हैं, सर कैसे प्लान दिखा रहे लोगों को। मैं ये बस सुनना करती थी, किचन में खाना बनाती थी और सुना करती थी, है ना। सर बोलते थे आइए मैं समझा दूं आपको अच्छे से, लेकिन मैं क्या बताऊं, समय नहीं होता था कि मैं समझ पाऊं। बड़ा अफसोस हुआ जब सर चले गए कि मैं कुछ मतलब सीख नहीं पाई। लेकिन फ्रेंड्स, जो थोड़ा बहुत सुनी थी उसको अप्लाई करना शुरू की, और ऐसा ही करते करते जो है मैं प्लान देखना शुरू, मतलब प्लान देख के जब चले गए उस समय फुल्ली लॉकडाउन हुआ। उसके बाद आप जानते हो ना, 2020 में मार्च में क्या हुआ, पूरा लॉकडाउन लगा, पूरा दुनिया बंद हो गई थी, पूरा दुनिया बंद हो गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये लॉकडाउन हमारे लिए जो है वरदान साबित हुआ। जैसे कि बहुत लोगों के लिए ये जो लॉकडाउन है वो कहर, मतलब एक कहर के रूप में आया। बहुत लोग, आप जानते हो कि दुनिया से चला गया, बहुत लोग अपने अपने को खो दिए। ऐसा सिचुएशन था कि मतलब लोग एक दूसरे के पास नहीं जा पाते थे, पूरे फुल्ली घर में लॉक हो गए। लेकिन हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा काम की होंगी, कहीं हो सकता है कुछ अच्छा, थोड़ा सा अच्छा की होंगी, जो मेरे मतलब मैं माँ को सबसे ज्यादा मानती हूँ, दंतेश्वरी माता को। तो मेरे लिए ये चमत्कार हुआ, ये लॉकडाउन। वाकई में हो सकता है कि मैं उनकी सबसे प्यारी बेटी हूँ, है ना। इसलिए भगवान चमत्कार किए, लॉकडाउन लाए, और लॉकडाउन में जो है मैंने सीखना शुरू किया। उस समय सुशांत सर के द्वारा जो है 7:30 बजे की ट्रेनिंग जैसे अभी हो रही है, उस समय स्टार्ट हुआ, मतलब 7:30 बजे की ट्रेनिंग, मैंने उसमें सीखना शुरू किया। जैसे कि आप देख रहे हैं सुशांत सर, मतलब बड़े बड़े लीडर से मैंने अपना ट्रेनिंग देते थे तो मैं सीखना शुरू की, मैं कभी मिस नहीं करती थी। उस बीच में बहुत सारा निगेटिविटी आया, लोग जब मना करते थे, बहुत लोग मुझे मना करते थे जब शेयर करती थी, क्योंकि प्लान दिखाने आता नहीं था। हमारे अपलाइन कोसों दूर, 1000 किलोमीटर दूर, अब प्लान दिखाने आता नहीं था। थोड़ा बहुत सीखी तो लोग मना करते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये मुझे नहीं, मेरे नॉलेज को मना कर रहे हैं। और जब मना करते थे तो मैं निगेटिव हो जाती थी, मन में सोचती अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मुझसे क्या होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चे हैं। तो मैं एक मंथ ना बहाना बनाई। तो मैं आपको बताऊं कि इसी तरह क्लास अटेंड करती थी, नॉलेज तो लेती थी, लेकिन लोग मना करते थे तो फिर बहाने बनाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रोटीन पाउडर की तरह काम किया। मेरे जो, मैं क्या बोलूं, मेरे अपलाइन, मेरे सब कुछ, मेरे अपलाइन मेरे पास नहीं थे, लेकिन मेरे अपलाइन के रूप में मेरे हस्बैंड थे, और मेरा छोटा भाई शुभम कुमार ठाकुर सर, जो आप जानते हैं कि मेरे डाउनलाइन भी है। इन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव, अल्ट्रा पॉजिटिव किया। हमेशा जब भी मैं निगेटिव होती थी तो मुझे पुश करने का काम यही दोनों करते थे। मेरे लिए मैं क्या बताऊं, मेरे लिए अपलाइन, गुरु, मेंटर सब कुछ यही थे। उस समय जब मेरे अपलाइन मेरे पास नहीं थे तो सारा रोल यही करते थे, अपलाइन डाउनलाइन सबका जो है रोल अदा यही करते थे, और हमेशा हमें पॉजिटिव करते थे। हमेशा कोई भी जगह पे, मैं किसी भी जगह पे फंसती थी ना, तो यूं ही चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देते थे। मतलब अल्टीमेट नॉलेज था शुभम सर के पास। और मैं वाकई में थैंक करना चाहूंगी शुभम सर को और मुकेश सर को, जो मैं जहां भी फंसी वहां पे इन्होंने मेरा साथ दिया और हमेशा पॉजिटिव किया मुझे। तब मैं धीरे धीरे इस चीज को समझना शुरू की। कुछ दिन नेगेटिव होके मैं मीटिंग में भी नहीं आती थी, बट इन्होंने मीटिंग का पावर समझाया कि आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो आप सीख सकते हैं, जूम एक ऐसा माध्यम है जो आप सीख सकते हैं। बहुत सारे बातों को इन्होंने बोला और ऐसा ऐसा वर्ड बोला, मुझे लगा ये छोटा भाई होके मुझे ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, तो
क्या जरूर इसमें कुछ पावर है। मैं समझ तो गई थी सब कुछ, जैसे सभी लोग यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट होंगे, कोई मना करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव आप लोग निगेटिव हो जाते हैं, है ना, निगेटिव हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव करने का काम, मतलब प्रोटीन पाउडर कहिए, ये दोनों जो है प्रोटीन पाउडर की तरह मेरा काम आया। और इसी लॉकडाउन में मैंने अपने पेमेंट को जो है हाईएस्ट 3 मंथ की पेमेंट को 16,254 किया। मतलब फुल्ली लॉकडाउन था, जहां उस समय मार्च में मैं सीखना शुरू की थी, अप्रैल में मेरी इनकम 5,000 कुछ थी, और सॉरी 2,000 कुछ थी, और मई में मेरी इनकम 5,000, और जून में 8,662, टोटल 16,254। अब यहाँ से मुझे लगा कि वाकई में ये चमत्कार हो गया मेरे साथ। अब मैं यहाँ पे रुकी नहीं, बिल्कुल मैं नहीं रुकी। और कहते हैं ना, फिर से जब कुछ अच्छा होना होता है तो फिर से कुछ बुरा होता है। इसी तरह मैं जब डायरेक्टर बन गई, जब सिल्वर डायरेक्टर बनी, इसी लॉकडाउन में गोल्ड डायरेक्टर बनी, तो उस समय क्या हुआ, स्लाइड आगे नहीं जा रहा है सर। हाँ, मैं जब 16,254 जब आप इनकम देख रहे हैं, उस समय मुझे जाने का मौका मिला बिहार, क्योंकि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करती हूँ, और मुझे बिहार जाने का मौका मिला। उस समय मुझे शिवेंद्र सर से मिलने का मौका मिला था। मैं बहुत खुश हुई थी शिवेंद्र सर को देख के, क्योंकि आज तक ये जो आप देख रहे हैं 6-7 मंथ 8 मंथ गुजर गया, तो कभी अपलाइन को देखने का मौका नहीं मिला था, बस यूं ही आगे बढ़ते जा रही थी। शिवेंद्र सर से जब मिली फर्स्ट टाइम, और आरएनआर प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, एक छोटे से जगह पे आरएनआर ऑर्गेनाइज किया था शुभम सर ने, और वहां पे मुझे देखिए सम्मानित किया गया था। और मैं सबसे गर्व की बात है, सबसे अच्छी बात है कि मुझे अपने पापा के द्वारा सम्मानित किया गया था। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मेरे पापा मुझे मेडल पहना रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेज था, सबसे खुशी की दिन थी। कि सोचिए डियर लीडर्स, देखिए जब पेरेंट्स आपको सम्मानित करते हैं तो क्या खुशी मिलती है। और मुझे लगा कि ऐसा मैंने कुछ करके दिखाया कि मेरे पापा ने मुझे सम्मानित किया, और आप शिवेंद्र सर यहाँ देख रहे हैं, शिवेंद्र सर ने मुझे सम्मानित किया, तो मुझे और अच्छा लगा, बहुत खुशी मतलब मिली कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म मुझे वो दे सकती है जो मैं चाहती थी लाइफ में जो मैं करना चाहती थी, वो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है, और मैं कभी रुकी नहीं। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, है ना। बस आप यहाँ देखिएगा फिर आगे क्या होता है, कि जैसे ही ये खुशनुमा समय आया, फिर अचानक से मेरी ट्रांसफर हो गई कि नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में। अब आप सोच के देखिए फ्रेंड्स, 6 महीने हुए थे मुझे सीखते हुए, धीरे धीरे मैं टीम बनाना शुरू की थी, अपना अचीवमेंट पाई थी, अब अच्छा खासा टीम बना ली थी। अचानक से ट्रांसफर का जो है जो लेटर आया, अब मैं फिर अंदर से थोड़ा सा डगमगाई, ये क्या भगवान, ये क्या चैलेंज आप दे रहे हो। जब भी अच्छा करने चलते हैं तो कुछ ना कुछ आप चैलेंज दे रहे हो मुझे। अब मैं क्या करूं, अब तो इतना अच्छा टीम है मेरा, अब मैं क्या करूं। अब वहां चले जाएंगे तो कैसे ये लोग बात मानेंगे, क्या मतलब बहुत सारी सवालें आ रही थी मेरे मन में, बहुत सारी सवालें आ रही थी। अब देखिए, सॉरी कोई कलाकारी कर रहे हैं, प्लीज ना करे। अब यहाँ पे जब नारायणपुर ट्रांसफर हुआ तो मुझे लगा कि फिर अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं कैसे करूंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर बहुत बड़े सपने थे, एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने जब जब यहाँ से नारायणपुर में स्टार्ट किया प्लान दिखाना, मैंने जब शुरुआत किया प्लान दिखाना, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है हर संडे को फिर से वही मोमेंट शुरू किया जो मैं वहां करा करती थी। पहले मेरा जो है जगदलपुर में था, एक छोटे से जगह है जगदलपुर, लेकिन उसके बाद नारायणपुर ट्रांसफर हुआ, डेढ़ मतलब 6 मंथ के बाद, जैसा ही शुरुआत की थी 6 मंथ के बाद जो है ट्रांसफर हुआ। और फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही, यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि चलो फिर से मैं शुरुआत करती हूँ, कोई नहीं, ट्रांसफर हुआ, एक नई शुरुआत के साथ फिर से शुरुआत किया जाए। तो फिर मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, एक एक करके मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी बेटी, साइड में आप राइट साइड में देखिए कि मेरी बेटी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था,
बहुत ज्यादा तबीयत खराब था उस समय, क्लोजिंग का टाइम था। मैं क्या बताऊं, उस समय की स्थिति इतनी बेकार थी। मेरी बेटी का इतना मतलब फीवर था, मैं कुछ कर नहीं, मैं लग रहा था कि लोगों को मना कर दूं। लेकिन आप जानते हैं जब आप सीखे नहीं होते, लोग आते हैं तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे घर लोग मतलब जो आए हैं प्रोस्पेक्ट, उसको मना नहीं करना है। एक तो मुश्किल से प्रोस्पेक्ट मिलते थे, ऐसा मुझे लगता था मुश्किल से मिले हैं, मैं मना कैसे करूं। और क्लोजिंग का टाइम था उस समय, तो मैं मना ना करके उनको हैंडल की, अपने बेटी को गोद में ही रख के। बहुत ज्यादा फीवर था उसको, लेकिन फिर भी मैं रुकी नहीं। इधर बहुत बड़ी चैलेंज आती थी लेकिन मैं रुकती नहीं थी, प्लान पे प्लान दिखाया करती थी। ऐसा ही मैंने प्लान दिखाते गया, फिर क्लास लेना शुरू किया। मैंने क्लास लेना शुरू किया, फिर सबको सिखाना शुरू किया। जब मैं जूम के माध्यम से सीखना शुरू की, सब कुछ अच्छा चलने लगा और मैं प्लान दिखाना शुरू की और सिखाना भी शुरू की साथ में। मैं जो सीखा करती थी जूम के माध्यम से उसको सिखाना शुरू की, हमेशा प्लान दिखाना शुरू की, कभी रुकी नहीं। आप देख रहे हैं गांव में बीच में आप जो फोटो देख रहे हैं, एक नक्सलाइट एरिया था जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर, मतलब लगभग मुझे लगा कि 1 घंटा लगा था जाने में। मैं अपने दोनों बच्चे को एक जगह पे छोड़ के गई थी। जो सर के साथ गई थी वो बोले बहुत नजदीक में है, चलिए तुरंत आ जाएंगे। लेकिन मैं बताऊं, आधा 1 घंटा लग गया था जाने में, एकदम नक्सलाइट एरिया। पहली बार घर से निकली थी और मैं वहां गई, इतना डर लग रहा था मुझे। ऐसा रोड, ऐसा क्या बताऊं, मतलब ऐसा सिचुएशन था, लग रहा था कि कोई गोली वोली मार न देना फ्लाइट लोग। ऐसा लगता था कि कहीं वहीं पे कोई मार न दे, मेरे बच्चे का क्या होगा, ऐसा मन में। लेकिन फिर सोची कि चलो पॉजिटिव सोचते, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। फिर ऐसा ही करते करते मैं प्लान दिखाते गई, सिखाते गई। और उसी समय मेरा गोल्ड डायरेक्टर हुआ था, और गोल्ड वही लॉकडाउन में मेरा गोल्ड डायरेक्टर हुआ था। और मैंने फर्स्ट RNR ऑर्गेनाइज किया खुद से नारायणपुर में। जब RNR ऑर्गेनाइज किया उस समय बहुत खुशी मिली। सौरभ सर आए थे उस समय, और चीफ गेस्ट सौरभ सर ही थे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किए हम लोग, और देख पा रहे इस पिक्चर में इतने सारे लोग आए थे पहली बार में। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि देखिए ये नॉलेज बढ़ाने का पावर है। जो मैंने नॉलेज, जब लोग मना करते थे तो मैं निगेटिव होती थी, लेकिन शुभम सर यही बताते थे कि आप नॉलेज पे काम कीजिए। मेरे हस्बैंड को मैं प्लान दिखाती थी, मैं सोचती थी किसको दिखाऊं, जब कोई नहीं मिलता था तो हस्बैंड को प्लान दिखाती थी। बट जब नॉलेज पे काम की तो आप देख रहे हैं, इस समय मैं इतना खुश हुई थी RNR ऑर्गेनाइज करके कि मुझे लगा इस काबिल में बन गई हूँ कि एक ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ RNR। इसी समय आप देखिए मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का हुआ था। स्टार डायरेक्टर का इस समय लेवल हुआ, मुझे कार फंड, ट्रेवल फंड सब आना शुरू हो गया था। और मैंने सबसे पहला फर्स्ट अचीवमेंट, मैंने लेनोवा का जो है 87,000 का लैपटॉप खरीदा। और उस समय मुझे, फिर से मैं बताऊं, इतनी खुशी कि एक हाउसवाइफ, सोच के देखिए, एक हाउसवाइफ के लिए अगर एक हाउसवाइफ को 1 रुपया भी आ जाए तो कितनी खुशी मिलती है। और घर और बच्चे को संभालते हुए मैंने अचीवमेंट लिया इतना बड़ा अपने दम पे। उस समय सोच के देखिए, इतनी बड़ी खुशी जो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि खुद के दम पे इतना बड़ा अचीवमेंट मैंने पाया। वो किसके बदौलत? वेस्टीज की बदौलत। आज वेस्टीज नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। सपने बड़े बड़े थे, है ना, सपने देखा करती थी, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता था। बट जब वेस्टीज मिला तो मैं कभी पीछे घूम मुड़ के नहीं देखी। आप यहाँ देख पाइएगा कि मेरा फर्स्ट अचीवमेंट है। और स्लाइड क्यों नहीं बढ़ पाता? यहाँ पे मेरी फर्स्ट अचीवमेंट, मुझे एक ड्रीम था मेरा कि एक लैपटॉप लूं। क्योंकि बार बार मोबाइल टूट जाने के कारण मेरा जो भी वहां उस पिक्चर, मतलब उसमें जो पिक्चर रहता था वो डिलीट हो जाता था। मैं सोची चलो एक लैपटॉप लिया जाए सबसे पहले। लैपटॉप जब ली तो बहुत खुशी मिला। उस समय एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था, फतेह प्रोग्राम, दिसंबर था 2021 में। फतेह प्रोग्राम में मुझे स्टार डायरेक्टर के लिए ट्रॉफी दिया गया 1000 लोगों के सामने, आप देख पा रहे हैं। और मिस
पूर्णिमा सिंह मैम, मैं पूर्णिमा जहां मैं बैठी थी फतेह में, और मुझे सबसे आगे चेयर मिला था, सीट मिला था, स्टार डायरेक्टर मैं थी और बहुत सारे स्टार डायरेक्टर सभी लोग को आगे सीट मिला था, तो मुझे अंदर ही अंदर प्राउड हो रहा था कि देखिए लेवल का क्या पावर है, कितना भी भीड़ होता था लेकिन आगे सीट मिल जाता था। तो उस समय जब जहां मैं बैठी थी उसी के आगे पूर्णिमा सिंह मैम बैठी थी, और मैं मन ही मन सोच रही थी काश काश मुझे पूर्णिमा सिंह मैम के द्वारा सम्मानित किया जाता, क्योंकि मैं पूर्णिमा सिंह मैम को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी। उन्हीं का चेक दिखा के मैं लोगों को इंस्पायर करती थी। प्लान दिखाने के बाद पूर्णिमा सिंह मैम का चेक जरूर दिखाती थी और इनका वीडियो जरूर देखती थी। और दिनेश करदम सर से भी मैं ज्यादा इंस्पायर होती थी और बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को देख के। सोचती थी जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, इनके पास भी 2 हाथ है 2 पैर है, मेरे पास भी है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और आज के डेट में जो हाउस वाइफ है ना, क्या सोचती है कि बस बच्चे को संभालना है, घर को संभालना है और मेरे पास टाइम नहीं है। अभी भी बहुत लेडीज बहाने बनाती है, बहुत लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, टाइम होता नहीं है किसी के पास, निकालना पड़ता है। जब आप टाइम अपने लिए निकालेंगे ना, तो जो आप नहीं सोचे हैं ना वो भी आपको मिलेगा। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं स्टार डायरेक्टर तक पहुंचूंगी। जब मैं सुनती थी कि जब बड़े बड़े लीडर बोलते थे मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का है, डायमंड का है, मेरी इनकम ये है, तो मैं सोचती थी कि मैं कब पहुंचूंगी, मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, क्या मैं स्टार बन पाऊंगी। मुझे तो ये भी विश्वास नहीं था कि मैं डायरेक्टर भी बन पाऊंगी। लेकिन इस वेस्टीज का पावर तो देखिए। जब कहते हैं ना जो चीज आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है जुटाने में। मेरा भी बहुत सारा सपना था कि मैं कुछ करूं लाइफ में। अब देखिए मेरा जो सपना था ना, मैं क्यों आई वेस्टीज में, मैं बताऊं, नेम फेम के लिए। मैं पहले से एक नेम फेम बनाना चाहती थी। जैसे कि आपने मेरा स्टोरी सुना कि मैं पापा की मदद करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि मैं खुद के दम पे कुछ करूं। बस मतलब मेरा बचपन से ही ये मतलब ड्रीम्स था कि मैं कुछ करूं अपने पैर पे, है ना। और इसी तरह देखिए आप, पूर्णिमा मैम के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और मुझे बहुत सारे, मतलब आप देख रहे ये प्राउड मोमेंट देखिए। गौतम बाली सर, जब गौतम बाली सर से मैं मिली ना, क्या बताऊं, लग रहा था कि भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया है। सही में जिस समय मैं गौतम बाली सर के सामने खड़ी थी ना, मुझे लग रहा था भगवान मेरे सामने आ गए हैं। क्योंकि ये सपना मैं 1 साल पहले देखी थी। 2021-20 में मैं सपना देखी थी कि गौतम बाली सर से मुझे मिलने का मौका मिला है और बहुत बड़े स्टेज पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैंने इस चीज को शेयर किया अपने हस्बैंड से, शुभम सर से, कि देखिए मुझे ऐसे ऐसे सपने आए हैं। तो कहते हैं ना, देखिए सपने कैसे सच हुए। मैं सपना देखी थी 1 साल पहले और वो सपना सच हुआ 1 साल बाद। 2000, आप देख रहे हैं 21 में दिसंबर में, 25 दिसंबर को, मुझे ये दिन याद ही रहेगा हमेशा। और ये मेरे बगल में अपलाइन है, रंजू मैम, पूर्णिमा सिंह मैम है, और मुझे सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो लाइफ में जो करना चाहती थी, जो नेम फेम बनाना चाहती थी, वो मुझे मिल गया। और दिनेश करदम सर से मिलने का मौका मिला। आप देख रहे हैं इतने सारे अपलाइन है हमारे साइड में, राइट साइड में देखिए। 12-1 बजे उस समय जो है फतेह प्रोग्राम खत्म होने के बाद 1 बजे ट्रेनिंग महबूब सर लिए थे। उस समय हम सभी लोग, नींद तो बहुत आ रही थी, थके हुए थे, बट देखिए हम लोग रुके नहीं, क्योंकि सपने बड़े थे। और 1 बजे 1:30 बजे रात में हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। आप ये साइड में देख रहे हैं, ये रात का पिक्चर है। और यहाँ पे मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिला था। और दिनेश करदम सर, इनका भी जब स्टोरी देखते थे ना, तो मुझे लगता था कब मिलूं मैं इनसे। और इनसे भी मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि सभी से मिलने का मौका मिला। और दूसरा आर प्रोग्राम मैंने अरेंज किया नारायणपुर में। और उस समय जो है मैं जो शिवेंद्र सर को इनवाइट किया। अब सोचिए, ये 2.5 साल हो गया है मेरा इस प्लेटफॉर्म को करते हुए। और 2-2.5 साल में 2 लीडर आए मेरे पास। पहला जब शुरुआत की थी तो नितेश सर, राजेश सर, और दूसरा शिवेंद्र सर। इस 2.5 साल में 2 लीडर हमारे पास सीनियर आए। और ये देखिए सेकेंड आर में शिवेंद्र सर बहुत अच्छा अपना टाइम दिए हम लोग को। एक दिन के लिए सर आए थे और मैंने प्रोग्राम जब अरेंज वहां पे जब अरेंज किया, तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग आए थे।
सबको हम लोगों ने सम्मानित किया, बहुत खुश थे सभी लोग और बहुत अच्छा लग रहा था कि जहाँ खुद के लिए इंसान को टाइम नहीं होता है, देखिए जहाँ खुद के लिए टाइम नहीं होता है, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूसरों के लिए आपको टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, सोचने का मौका मिलता है। आप देख पा रहे हैं, ऐसा ही करते करते जो है वेस्टीज में मुझे सक्सेस सबमिट में चांस मिला जाने का, कोलकाता। यहाँ पे मैं सक्सेस सबमिट में जाने का मौका मिला था। कंपनी ने कुछ ऑफर रखा था जिसमें मैं उसमें उस क्राइटेरिया को फुलफिल की थी। और उस समय मुझे देखिए कन्वरवीर सिंह सर, दीपक सूद सर और गौतम बाली सर से मिलने का मौका मिला था। और उसी बीच में मुझे सिद्धार्थ सिंह सर से भी मिलने का मौका मिला था। एशिया के टॉप अर्नर सपना, फ्रेंड्स सपना जैसा लग रहा था मुझे, लग रहा था मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कहीं। मुझे यही लग रहा था कि सही में ये सपना तो नहीं है कहीं, लेकिन ये सपना नहीं था फ्रेंड्स। मैं अपने आप को चेटी काट के बार बार देख रही थी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। सभी से जब मिलने का मौका मिला तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और इसी तरह मिलते गए और फुल्ली इंजॉय किए प्रेस्टीज के द्वारा सक्सेस सबमिट का जो पार्ट बने थे। और आप देख रहे हैं हम लोग सभी लोग फुल्ली इंजॉय करके आए थे कोलकाता में। बड़ा मजा आया था। जब कहते हैं ना 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है आपका, जेब से 1 रुपया भी ना जाए तो कितना मजा आता है। खाने पीने रहने सब चीज का अरेंज जितने भी थे मतलब कंपनी ने किया था। और 1 रुपया भी मैं तो सोच रही थी कहीं जो 5 स्टार होटल में मुझे मौका मिला था जाने का, मैं सोच रही थी कहीं पैसा तो नहीं मांगेंगे, कहीं पैसा तो नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं फ्रेंड्स बताऊं, सच में बताऊं, जो मेरे पर्स में पैसा था वो रखा के रखा रह गया। और इसी तरह मैं आगे बढ़ते गई। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत इंजॉय की मैं। और फिर उसके बाद मैं आपको चेक दिखाना चाहूंगी। प्रोग्राम के बाद, फतेह के बाद जो है मेरा चेक बढ़ना शुरू हुआ। जब मैं दिसंबर में गई थी उस समय मेरी चेक थी 14,100, मतलब 14,167। आप देख पा रहे हैं 14,167 था। फिर मेरी इनकम दिसंबर में, जब मैं दिसंबर में आ गई थी उस समय मेरी इनकम जो है 46,100, मतलब 100 रुपया आई थी। फिर अगले मंथ की इनकम सीधे छलांग लगाई 57,237। डियर फ्रेंड्स, खुशी का ठिकाना नहीं था। एक हाउस वाइफ, सोचिए इतना बचपन में चैलेंज, 1 रुपया मतलब लगता था 5 रुपया भी मेरे लिए मतलब कैसे, मतलब आप जब अपना उस दिन को मैं याद करती हूँ तो वाकई में मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को कि कैसा सिचुएशन था, कैसी स्थिति थी हमारी। और कैसे कैसे धीरे 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 मैंने मेहनत को बढ़ाया और मैं कभी रुकी नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्रैल मंथ में मेरी इनकम 65,631। डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे बीच में है पार्टिसिपेट, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि पैसा जो भी है पड़ता तो मांगना ही है ना, है ना। जो भी पैसा है आप तो मांगते ही है ना। मुझे भी मतलब एक लगा कि एक अलग खुशी मिली कि जो 20, अभी मेरे सामने बहुत लोग आते हैं 10 साल 12 साल से नौकरी करते हैं, उसकी इनकम 20,000 25,000, लेकिन मात्र मैं 2.5 साल में अपने इनकम को यहाँ तक पहुंचा पाई। बहुत खुशी मिली कि 65,631। अब तो अभी भी मुझे ये लाख ही नजर आते हैं। और प्रॉब्लम बहुत आया, मैंने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया था। आप देखिए सेकेंड अचीवमेंट मैंने अपने हस्बैंड को 30 प्रो मतलब 1.5 लाख का जो है आईफोन मैंने गिफ्ट किया था उनके जन्मदिन पे। 2021 में मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं वेस्टीज में आई हूँ, मैं इतना मेहनत करूंगी कि अगले जन्मदिन पे मैं लिख रखी थी इसको और मैं बोली भी थी कि अगले जन्मदिन पे मैं आपको जो है आईफोन गिफ्ट करूंगी। क्योंकि हमेशा उनके जन्मदिन पे उनके ही जेब से पैसा निकाल के उनको गिफ्ट किया करती थी। हमारे बीच में कितने ऐसे जो है हाउस वाइफ है, मतलब लेडीज है जो पति के पैसे को लेके ही उनको गिफ्ट करती है। बहुत सारी होंगी, है ना। मैं भी उनमें से थी। लेकिन मैंने उनसे एक वादा किया था कि अगले 2022 में मैं आपके जन्मदिन पे मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं एप्पल का फोन गिफ्ट करूंगी। और मैं लिख ली इस चीज को
धीरे धीरे जब समय बीतता गया 2021 में नवंबर में आपने देखा था मेरा 14,000 का जो चेक था, मैं सोचा करती थी इसी पे यहीं तक अटका हुआ था मेरा चेक। मैं सोचा करती थी अब जो है जनवरी में मेरे हस्बैंड का जन्मदिन था, मैं सोचा करती थी 14,000 आएगा तो कैसे मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर पाऊंगी, कैसे दे पाऊंगी गिफ्ट, ये 14,000 ही रहेगा। तो मैंने अपने मेहनत को डबल किया और 3 मंथ की आप इनकम से मैंने उनको गिफ्ट किया, है ना। जैसे वही कहूंगी, जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात जुट जाती है मिलाने में उसको। अब देखिए इसके पीछे, अब इतना बड़ा अचीवमेंट मैं पाई, अब आप सोच रहे होंगे इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी चैलेंज है। देखिए कितनी चैलेंज आई मुझे, बहुत सारी चैलेंज आई। सबसे बड़ी चैलेंज की शॉप नहीं है, शॉप नहीं है। पहले भी यही हुआ करता था कि जब से शुरुआत की शॉप का ही दिक्कत, बहुत मतलब इतना दिक्कत कि क्या बताऊं। मैं सामान को मंगवाती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, बस में आता है, बस से लेके हम अपने जितने लीडर हैं, बस आती है, बस स्टैंड हम लोग जाते हैं और वहां से सामान लाके सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोचिए कितना मतलब चैलेंज बहुत आया मुझे, शुरू स्टार्टिंग से मुझे बहुत चैलेंज आया, बड़ी बड़ी चैलेंज आई, लेकिन मैं कभी रुकी नहीं, अपने कदम को पीछे नहीं खींची, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का एक भूख था, एक जुनून था। कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब सपने बड़े होते हैं ना तो चैलेंज चैलेंज नजर नहीं आती है, मुश्किलें नजर नहीं आती है। इसी तरह मेरे साथ हुआ था कि मतलब बिल्कुल मैं चैलेंज पे फोकस नहीं की, क्योंकि मैंने ऐसा समय देखा था कि मैं सोचा करती थी कि मुझे कुछ मिले, और जब कुछ मिला तो मैं क्यों रुकूं। जब लोग, अभी भी लोग मना करते हैं, पहले भी लोग मना करते थे, अभी भी मना करते हैं, अभी भी मना करते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कभी कभी निगेटिव इंसान ही तो हूँ, मैं भी निगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन मैं पीछे घूम के देखती हूँ कि पीछे मुड़ के देखूं तो क्या कुछ वही लाइफ है जो पहले जिया करती थी, है ना। लेकिन मैं कभी इसलिए नहीं मुड़ के देखती हूँ कि मेरे सपने बड़े हैं, और इसी तरह मेरा सफर यहीं तक था। बहुत अच्छा लगा वेस्टीज में आके, बहुत मजा आता है कि आज मैं ही नहीं, हमारी टीम में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 5,000 से लेके 15,000 तक है। आज खुशी मिलती है कि आज मैं ही नहीं, हमारी टीम में सभी लोग कमा रहे हैं। और जब लोग बोलते हैं ना कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हुई, बड़ा मजा आता है सुन के, सुकून पहुंचता है दिल को। बहुत चैलेंज है फ्रेंड्स, अगर मैं गहराई में जाती हूँ तो मुझे रोना ही आता है, इसलिए मैं गहराई में नहीं गई और कोशिश की उसको मतलब अच्छे से बताने का, क्योंकि जब मैं रोना रोना शुरू करती हूँ तो मेरा आवाज भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने इसको, इस जर्नी को फिर सोचा अब मैं रोना नहीं है मुझे, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलता। हंसते हंसते मैंने इस जर्नी को यहाँ तक बताया और मेरा यहीं पे जर्नी समाप्त होता है। और मेरा इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। जरूर आप नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग कि इसके पीछे ये जो हमारी कामयाबी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लिख लीजिए आप लोग। ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपके गोल क्लियर होने चाहिए और स्ट्रांग होने चाहिए। जब आप अपने गोल को क्लियर करते हैं ना कि आपको चाहिए क्या, और स्ट्रांग बनाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे लाइफ में ये करना है, उस वाई को स्ट्रांग बनाइए ताकि आपको कोई चैलेंज आपको पीछे ना छोड़े। चैलेंज भी आएगा तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा और हमेशा आगे बढ़िएगा, इसलिए अपने गोल को क्लियर कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि कम से कम 3 साल तक डेडिकेटेड होके सीखिएगा, डेडिकेटेड हो जाइएगा एकदम कि मुझे सीखना है और सिखाना है, बिल्कुल यहाँ पे रुकना नहीं। और 3 साल ऐसा नहीं कि चलो आए करके देखते हैं, ज्वाइनिंग आप ज्वाइनिंग किए, कुछ लोग को बोले, कुछ लोग मना किया, आप अब क्या किए, अपने कदम को पीछे हटा लिए, छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, लगे रहना है, लगातार काम करना है जब तक आपकी इनकम 1 लाख नहीं हो जाती। मैं भी आज तक
कभी नहीं रुकी, लगातार लगी हूँ, कामयाबी मिलेगी। 1 लाख तक भी पहुंचेंगे। जब इनकम 65,000 पहुंच चुकी है तो 1 लाख पे भी पहुंचेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, लगातार काम करना है आपको, लगातार। ऐसा नहीं कि सो गए, बैठ गए, आज आज चलो आज मन किया तो काम कर लिए, कल सो गए, थक गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं थकिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि लाइफ जो है ना, ऐसी मतलब जॉब में सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। जितने भी जॉब पर्सन होंगे हमारे बीच में, ये सुन लीजिए कि जॉब में सिर्फ जरूरत पूरी होती है और वहां पे इतने मेहनत करने पड़ते हैं। 8 घंटा 9 घंटा देना पड़ता है, 8-9 घंटा देना पड़ता है, 6 घंटा देना पड़ता है, फिर जाके आपको सैलरी मिलती है लास्ट मंथ में, आपके एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे भी मेहनत लगेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और सोचते हैं क्या कि मुझे 1 लाख की इनकम आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। चौथा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 बेसिक काम हमें रोज दिन करना चाहिए। 7 बेसिक काम जो आपको गौतम बाली सर ने दिया, वो पर डे आप कीजिए। अब 7 बेसिक काम बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि 7 बेसिक चीज क्या है। आपको डेली करना है, डेली। हमारे पास कम से कम 200 अच्छे लिस्ट होने चाहिए, गेस्ट लिस्ट जो है अच्छे होने चाहिए। ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ू। छठा जो पॉइंट है, हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए और ट्रेनिंग और सेमिनार का पार्ट हमेशा बनना चाहिए। अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है या कहीं सेमिनार हो रहा है, अगर आपका दूरी अगर 200 किलोमीटर भी है, 200 किलोमीटर भी है या 300 किलोमीटर, जरूर जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि आप जब इस माहौल से निकलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या और कैसी लाइफ होनी चाहिए, कैसे लोग मतलब सिर्फ नौकरी में तो बस एक बंद हो गए हैं, एक सोच के साथ कि मैं 10,000 20,000 में ही खुश हूँ। बट आप जब बाहर निकल के देखेंगे ना, जब वेस्टीज की दुनिया को देखेंगे ना, तो आपको आपके सपने बड़े बड़े होंगे। मैं भी जब देखा करती थी, बड़े बड़े लीडर को सुना करती थी, तब मुझे लगता था, विश्वास होता था कि अच्छा 1 लाख भी कमाया जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो आप बिल्कुल सिस्टम को हमेशा फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग और सेमिनार का पार्ट बनिए। और 7वां जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। सबसे पहले आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कर पाइएगा। तो प्रोडक्ट को यूज कीजिए। और 8वां पॉइंट जो है, अपने अपलाइन जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, उनके कांटेक्ट में रहिए। जैसे हमारे बहुत सारे अपलाइन है, मैं कितना नाम लूं, जैसे रंजू मैम, स्तुति मैम, शिवेंद्र सर, कृष्ण मोहन सर, सुशांत सर, दिनेश करदम सर, नितेश सर, सब हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन है। मैं हमेशा बात जब धीरे धीरे बढ़ते गई, जब फंसती थी, तो इन लोग से कांटेक्ट करना शुरू की कि सर मुझे बताइए यहाँ पे कैसे मैं आगे बढ़ूं। ऐसा ही करते करते मैं हमेशा आगे बढ़ी। आप लोग भी अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहिएगा, जो हमेशा एक्टिव। आप देखिए आपके अपलाइन कौन अपलाइन है जो एक्टिव है, आप हमेशा उनके कांटेक्ट में रहिए। इफेक्टिव, जैसे आपके अपलाइन अगर कहीं जाते हैं, जैसे पूर्णिमा सिंह अगर मान लीजिए आपके पास, आपके जगह पे जिस प्लेस में चली गई, तो आप समझिए वहां पे क्या होगा, क्या होगा, वहां पे हलचल मचेगी पूरा ना। पूरे आप मतलब वहां पे उनको देखने के लिए हर लोग मतलब पहले से एक्साइटमेंट उनको रहेगा कि अरे पूर्णिमा सिंह आ रही है। ऐसा बनिए आप अपलाइन। और ग्रोइंग, हमेशा चेक बढ़ता हुआ है, उसी को कहते हैं एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग। 9वां पॉइंट जो है, हमें चाहिए कि हम अपने नॉलेज पे वर्क करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डियर लीडर्स, अगर आज आपको कोई मना कर रहा है ना, तो इसमें वो कंपनी को नहीं मना करता, वो आपको मना करता है। तो आप निगेटिव होने से अच्छा है कि आप नॉलेज पे वर्क कर लीजिए। क्योंकि जब आप नॉलेज पे वर्क कीजिएगा ना, तो आपको कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। कहते हैं बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख के एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है। तो इसी तरह मैंने भी सीखना शुरू किया, जो आज तक, जब मैंने सीखना शुरू किया तो आज तक मैं निगेटिव नहीं हुई। चाहे कितने भी लोग आते हैं मुझे निगेटिव करते हैं, बहुत सारी चैलेंज आती है, बहुत लोग अभी भी मना करते हैं, पहले भी मना करते थे, लेकिन मैं कभी रुकी नहीं, क्योंकि मैंने नॉलेज पे काम किया।
जब आप नॉलेज पे काम करेंगे तो आप किसी निगेटिव इंसान के बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और हमेशा मोटिवेशनल वीडियो और बुक जरूर पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए और बुक को जरूर पढ़िए। कोई आपको निगेटिव नहीं कर सकता, कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किससे पूछेंगे फ्रेंड्स? सब्जी वाले से? नहीं, डॉक्टर से ही, उसी फील्ड में जो है कामयाब उससे पूछेंगे। इसी तरह आपको वेस्टीज में कामयाब होना है तो उन लोगों के बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा जो लोग इस वेस्टीज के बारे में जानते ही नहीं है। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने अपने कंपनी पे, अपने सिस्टम पे और अपने प्रोडक्ट पे जो है हमेशा विश्वास करना चाहिए। अगर आप विश्वास, खुद पे विश्वास है ना, तो आप बिल्कुल, आपको आपका सपना जो है ना कोई नहीं चुरा सकता। हम लोग सपने तो देखते हैं बट कहीं ना कहीं निगेटिव लोग आते हैं और सपने हमारे क्या करते हैं, तुरंत में एक वर्ड में चूर चूर कर देते हैं। लेकिन हमेशा सपने चुराने वालों से सावधान रहिए। आपको बिल्कुल बहरा मेढक बनना है, बहरा मेढक। जब आप इस फील्ड में आए तो बहरा बन जाइए, ठीक है। और कभी भी ये फ्रेंड्स एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि फेल, फेल शब्द तो आप, मुझे लगता ही नहीं कि क्या होता है फेल शब्द। फेल मतलब ये नहीं होता है कि समाप्त हो जाना। फेल होना मतलब FAIL का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। मतलब इसका अर्थ है सीखने की आपकी पहली कोशिश। जब आपको कोई मना करता है ना तो अपने आप को फेलियर मत समझिएगा। आप ये सोचिएगा कि आप अपनी सीखने की पहली कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो है एंड, एंड का मतलब कभी खत्म नहीं होता। हम लोग सोचते हैं ना अरे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एंड का मतलब होता है इफर्ट नेवर डाई। इसका अर्थ है कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। जैसे मैंने लगातार कोशिश किया, कभी मैं रुकी नहीं। बहुत बड़े चैलेंज आते थे, बच्चे से चैलेंज आते हैं, घर से चैलेंज आते हैं, मैं कभी रुकी नहीं, ठीक है। और नो, जब कोई आपको नो बोलता है ना तो आप हंस दीजिए, वहां पे हंस के आप वहां से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसका अर्थ है एक और मौका मिल गया कुछ कर दिखाने का। तो आज के बाद आपको कोई अगर नो बोलता है ना तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। नो का मतलब समझिएगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब वो आपको मौका दे रहा है कि आगे जाओ, अभी मैं इस वेस्टीज के लायक नहीं हूँ, है ना। तो आप ये जो है कुछ पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। और कामयाब होने के लिए 3 हैबिट्स होती है जो कि मैं आपको बताऊं, 3 टिप्स होती है। जैसे पहला हैबिट्स नेचुरल और नेचर, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और अपना जो है जो अपलाइन, जितने भी अपलाइन है आपके, बिल्कुल उनके कांटेक्ट में रहिएगा डियर लीडर्स। कहानी तो बहुत लंबी है, समय बहुत हो चला है। कहते हैं बिना लर्निंग की अर्निंग नहीं होती, सही बात है। हमारे जो सीनियर बोलते हैं ना, बिना लर्निंग की अर्निंग नहीं होती, सही बोला है उन्होंने। आपकी इनकम तब आएगी जब आप सीखेंगे। अगर कामयाबी चाहते हैं फ्रेंड्स तो सिस्टम को फॉलो करना शुरू कीजिए। सिस्टम जो बोलता है आप वो करना शुरू कीजिए, ठीक है। और ये मत सोचिएगा, मुझे भी, मैं भी नहीं सोची थी कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे खुद पे भरोसा था और सिस्टम पे भरोसा था, इसलिए मैं आज कामयाब हो पाई। और समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पे समझ नहीं आती और समझ आने पे समय निकल जाती है। इसलिए आप लोग बिल्कुल इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको खुराक ज्यादा दीजिएगा वही जीतेगा। तो थैंक यू सो मच नीतेश सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार सेशन था और एक एक चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बहुत आपकी जर्नी जो रही काफी इंस्पिरेशनल रही। मैम आपका स्क्रीन शेयर है, आप कर दीजिए। और आई होप यह लगभग एवरेज देखा जाए 80 to 90 लीडर तो अभी थे, लेकिन 100 फुल थे। कई लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि मैं इस सेशन को ज्वाइन करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ हाउसफुल था। तो